जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल श्रीमान NN वोहरा जी, राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान मुफ्ती मोहम्मद सईद जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, आप ही के प्रतिनिधि, इसी धरती के संतान, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री श्रीमान निर्मल सिंह, राज्य सरकार में मंत्री श्रीमान सैयद मोहम्मद जी, श्रीमान सुनील कुमार शर्मा, श्रीमान मोहम्मद अशरफ मीर, श्रीमान पवन कुमार गुप्ता और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं श्रीनगर में एक कार्यक्रम के लिए गया और दूसरे कार्यक्रम के लिए आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। हम वर्षों से एक बात सुनते रहे हैं कि अगर विकास करना है तो 3 बातों पर प्राथमिकता देनी पड़ती है: बिजली, पानी और सड़क। ये 3 मूलभूत व्यवस्थाएं अगर विकसित हो तो समाज की अपनी ताकत होती है, को विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर लेता है। आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इससे बड़ी भारी चिंता में है। पूरा विश्व इन दिनों इसी मुद्दों की चर्चा कर रहा है कि जो तापमान बढ़ रहा है उसको कम कैसे किया जाए, ये जो हमारे ग्लेशियर हैं उसको कैसे बताया जाए, जिन ग्लेशियर से हमें पानी मिलता है उन नदियों को कैसे बचाया जाए, प्राकृतिक रक्षा कैसे की जाए। और एक बात उसमें ध्यान में आती है कि बिजली उत्पादन के रास्ते बदले जाएं और उसमें सबसे सरल पर्यावरण की रक्षा करने वाला मार्ग है वो पानी से पैदा होने वाली बिजली, सूर्य शक्ति से पैदा होने वाली बिजली, हवा से पैदा होने वाली बिजली। और इसलिए पवन चक्की लगाना, सोलार पैनल लगाना, हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाना, ये मानव जात के कल्याण के लिए, भावी पीढ़ी को बचाने के लिए एक सामाजिक दायित्व बना है। आज ये जो बिजली का प्रोजेक्ट का लोकार्पण हो रहा है, वो बिजली तो मिलने वाली है, बिजली से विकास की यात्रा को बल भी मिलने वाला है, लेकिन साथ साथ हम आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए पर्यावरण की रक्षा का भी एक उम्दा काम करने जा रहे हैं। भारत ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है, 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। हमारे देश में मेगावाट तक ही हम सोचते थे, 1000 मेगावाट, 5000 मेगावाट, 10,000 मेगावाट, लेकिन गीगावाट ये शब्द हमारे देश में सुनाई नहीं देता था। आज ये सरकार
175 गीगावाट सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी की ओर जा रहा है, ताकि हम पर्यावरण की भी रक्षा कर सके और बिजली के माध्यम से विकास के नए द्वार खोल सके। हमारा एक सपना है कि 2022 में जब भारत अपने आजादी के 75 साल मनाता होगा, तब हिंदुस्तान के हर गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध होनी चाहिए। इस काम को गति देने के लिए मैं रेगुलर मॉनिटरिंग खुद करता हूं। कुछ दिन पहले मैंने एक मीटिंग में पूछा कि हमारे देश में कितने गांव ऐसे हैं कि जहां अभी बिजली का खंभा भी नहीं लगा है, और ध्यान में आया आजादी के करीब करीब 70 साल होने जा रहे हैं। 18,000 गांव इस देश में ऐसे हैं जहां बिजली का खंभा भी नहीं लगा है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और इसलिए हमने बीड़ा उठाया है, 1000 दिन में जो काम 70 साल में नहीं हुआ, 1000 दिन में मुझे 18,000 गांव जहां बिजली पहुंचानी है। सरकारी मशीनरी को समय सीमा का टारगेट दिया है और रेगुलर उसका मॉनिटरिंग चलता है कि कितनी जगह पे खंभे पहुंचे, कहां पर गड्ढे डाले, कहां खंभे खड़े हुए, तार कहां कहां पहुंचा। दूसरा सपना है 365 दिन 24 घंटे बिजली। आज बिजली के बिना जीवन संभव नहीं है। हमारा युग टेक्नोलॉजी ड्रिवन युग है। कुछ तो गांव ऐसे हैं मोबाइल फोन है, लेकिन मोबाइल फोन चार्ज करना है तो दूसरे गांव जाना पड़ता है। ये स्थिति बदलनी है और इसलिए 24 घंटे बिजली अगर पहुंचानी है तो देश में व्यापक रूप से बिजली का उत्पादन करना जरूरी है। कोयले से बिजली मिल रही है, गैस से बिजली मिल रही है, लेकिन अब हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आज मैंने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है। इन 80,000 करोड़ के पैकेज में लेह लद्दाख, जहां पर सोलर एनर्जी की बहुत संभावना है, वहीं सोलर एनर्जी से बिजली तैयार हो और लेह लद्दाख और करगिल के इलाके में वहीं से बिजली उपलब्ध हो, उसका भी इस पैकेज के अंदर व्यवस्था की है। हमने एक अभियान चलाया है पूरे देश में, बिजली बचाओ। जैसे बिजली उत्पादन का महत्व है, जैसे बिजली पहुंचाने का महत्व है, उससे भी ज्यादा बिजली बचाने का महत्व है। और आज टेक्नोलॉजी इतनी बदली है कि आप बिजली भी बचा सकते हैं, पैसे भी बचा सकते हैं। एलईडी बल्ब सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, सस्ते में दिया जा रहा है। नगर पालिकाओं से आग्रह किया जाता है कि आप स्ट्रीट लाइट में जो बिजली के बल्ब उपयोग करते हैं, एलईडी बल्ब उपयोग कीजिए। और उसके कारण
बिजली का बिल भी कम आता है, बिजली की बचत होती है। अगर आपके परिवार में आज आप ट्यूबलाइट और पुराने वाले बल्ब उपयोग करते हैं, लेकिन अगर एलईडी बल्ब लगा दें तो एक परिवार को 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया बिजली का बिल कम हो जाएगा, आपका पैसा बच जाएगा। और बिजली बचेगी तो गरीब के घर में हम बिजली दे पाएंगे। तो बिजली का उत्पादन, बिजली पहुंचाने का प्रयास, रिन्यूएबल एनर्जी, स्वच्छ भारत मिशन पर हम काम कर रहे हैं। वेस्ट में से वेल्थ, शहर का जो कूड़ा कचरा है उसमें से बिजली कैसे पैदा करें ताकि सफाई भी हो और बिजली का उत्पादन भी हो, उस पर भी योजना चल रही है। और इसलिए विकास की नए क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए, उद्योगों को लाने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए बिजली का महात्म्य अनिवार्य हो गया है। आज दूसरा एक प्रोजेक्ट हो रहा है रोड का। हम जानते हैं कि एक जमाना था जब लोग नदी के पास शहर बसाते थे, जिंदगी गुजारते थे। जहां से नदी गुजरती थी वहीं जीवन विकसित होता था। लेकिन बाद में कालखंड ऐसा आया कि जहां से हाईवे गुजरता है उसके अगल बगल में ही लोग बसना शुरू करते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी आज के युग में अनिवार्य हो गई है। और सिर्फ काला रंग बिछा दिया टार रोड का, ऐसा ही अब लोगों को वो नहीं चलता है। आजकल अगर हमें भी कोई मेमोरेंडम भेजता है तो ये नहीं कहता है कि साहब रोड बनाना है, वो कहता है साहब 4 लेन चाहिए, पेवर रोड चाहिए। हम कहते हैं तुम्हें गांव में जाना है भाई, नहीं साहब अब जमाना बदल गया है, पेवर रोड चाहिए। सामान्य मानवी की सोच और अपेक्षाएं बदलती जा रही है और इसलिए रोड आधुनिक होने, रोड का समयानुकूल नया आर्किटेक्चर हो, रोड के निर्माण में नई टेक्नोलॉजी हो, नया मटेरियल हो, इस पर हम बल दे रहे हैं। अभी नितिन जी बता रहे थे कि आपका समय बच जाएगा। अब हमारे यहां कहा जाता है टाइम इज मनी। अगर अब समय बचता है तो कितने पैसे बचते हैं। अगर जम्मू से मुझे श्रीनगर जाना है और अगर 10-12 घंटे के बजाय 2-4 घंटे में पहुंचता हूं तो मेरा पूरा दिन बच जाता है। और इसलिए अब जो रोड बनाने होते हैं इन बातों को ध्यान में रखकर बनाया। पहले से आज रोड बनाने के खर्च बढ़ गए हैं क्योंकि क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया है, मटेरियल में बदलाव आया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है। जम्मू श्रीनगर के बीच का ये रोड देश में जो टूरिस्ट के नाते जो यहां आते हैं उनके लिए ये रोड, ये टनल देखना, ये भी एक टूरिज्म बनने वाला है। लोग कहेंगे हवाई जहाज से नहीं जाना है, ये 9 किलोमीटर की टनल देखे तो सही कैसी है। भारत की इतनी बड़ी लंबी टनल, जरा एक बार मुलाकात तो करें, वो टूरिज्म का केंद्र बन जाएगा, आप देखना। और इसलिए विकास को ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाना, उस दिशा में हमारा प्रयास है। आने वाले दिनों में रेल हो, रोड हो, पानी हो, बिजली हो, ये आधुनिक रूप से लोगों को कैसे मिले, उस पर हम काम कर रहे हैं। आज जो 80,000 करोड़ का पैकेज दिया है, उस 80,000 करोड़ के पैकेज में पिछले वर्ष जो बाढ़ आई, जम्मू की तरफ कच्चे मकान थे,
गांव के गांव ढह गए। मैं उस समय यहां आया था। श्रीनगर के अंदर पक्के मकान थे। हमने जो पैकेज दिया है उसमें जम्मू में बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ है, श्रीनगर में जिनको बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है, उन सबको ताकत देने का प्रयास है। जिनके व्यापार को नुकसान हुआ है उनको खड़े करने की कोशिश है। कहीं अस्पताल, कहीं स्कूल, कहीं रोड, कहीं पुलिया, उसका जो नुकसान हुआ है उसे भी फिर से कार्यरत करने की दिशा में जो करना पड़े वो भी उसमें व्यवस्था है। लेकिन साथ साथ जम्मू कश्मीर को एक नई ताकत भी मिलनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर को नई ताकत मिलेगी नौजवानों को रोजगार मिलने से। रोजगार के अवसर कैसे उत्पन्न हो, रोजगार की संभावनाएं कैसे बढ़े, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, इसको ध्यान में रख करके ये 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। अब जैसे इसी जम्मू कश्मीर में 5 इंडिया रिजर्व बटालियन बनाने का निर्णय किया है। ये 5 आईआर बनने का मतलब है कि इस राज्य के 4,000 नौजवानों का रोजगार, यानी 4,000 परिवारों में आर्थिक व्यवस्था। ऐसे तो अनेक विषय लिए हैं, स्किल डेवलपमेंट का, शिक्षा के लिए आईआईटी, आईआईएम, अस्पताल, एम्स, ये सारी व्यवस्थाएं विकसित होती है तो जब उसका निर्माण होता है तब तो लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन निर्माण होने के बाद भी विकास के लिए नए अवसर उत्पन्न होते हैं, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। शायद हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर को जो मुसीबत झेलनी पड़ी है वो मुसीबत और राज्यों को झेलनी नहीं पड़ी है। वो मुसीबत ये है 1947 से लाखों की तादाद में विस्थापितों का समूह इस भूभाग पर है। करीब करीब इस राज्य के 15-20% जनसंख्या एक विस्थापित के रूप में है। ये छोटी वेदना नहीं है, ये बहुत बड़ी पीड़ा का विषय है। ये समय की मांग है कि 47 के विस्थापित हो या कश्मीर से निकाले गए पंडित हो, इन सब के पुनर्वसन के लिए, उनको एक सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए व्यवस्था करना आवश्यक है। इस 80,000 करोड़ के पैकेज में 47 से लेकर के अब तक जितने विस्थापित परिवार हैं उनके पुनर्वसन का भी उसमें योगदान, प्रावधान है। कहने का तात्पर्य यह है कि जम्मू कश्मीर जिन जिन समस्याओं से जूझ रहा है उन सभी समस्याओं को एड्रेस करने का इस 80,000 करोड़ के पैकेज में प्रयास है। साथ साथ जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की बराबरी में आर्थिक ताकत के साथ अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, जम्मू कश्मीर का नौजवान रोजगार का हकदार कैसे हो, विकास की नई क्षितिज जम्मू कश्मीर में कैसे नजर आए, टूरिज्म फिर से कैसे पनपे, इन सारे विषयों को ध्यान में रख करके ये 80,000 करोड़ का पैकेज जम्मू कश्मीर के इतिहास में
ये सबसे बड़ा पैकेज है, सबसे बड़ा पैकेज है। और मैंने आज श्रीनगर में कहा है, आप जितना तेजी से खर्चा करोगे, आप जितना परफेक्ट प्रोग्रेस करोगे, जितना पाई पाई का हिसाब पहुंचाओगे, तो लिख लीजिए, आप लिख के रखिए, ये 80,000 करोड़ का पैकेज ये पूर्ण विराम नहीं होगा, ये शुभ शुरुआत होगी। अगर ये काम आगे अच्छे बढ़ा, और इसलिए ये 80,000 करोड़ एक सैंपल है। आप कैसे लागू करते हैं, कितनी तेजी से लागू कर सकते हैं, कितना अच्छे ढंग से लागू कर सकते हैं, जनता कितनी इसमें भागीदार बनती है, तो फिर दिल्ली का खजाना और दिल्ली का दिल दोनों जम्मू कश्मीर के लिए समर्पित है। इन दिनों मैं खास करके नौजवानों से कहना चाहता हूं, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें कुछ योजनाएं बड़ी अहम हैं जिसका आप फायदा उठाइए। एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की है, और ये मुद्रा योजना ऐसी है कि जो हमारे देश के सामान्य व्यापार करने वाले लोग हैं, छोटा मोटा कारोबार करने वाले कौम है, कोई अखबार बेचता होगा, कोई दूध बेचता होगा, कोई फूल बेचता होगा, फल बेचता होगा, कोई माता वैष्णो देवी का प्रसाद बेचता होगा, कोई छोटा सा ढाबा चलाता होगा, कोई चने मुरमुरे बेचता होगा, कोई कपड़े बेचता होगा, कोई गांव-गांव जाकर के बर्तन बेचता होगा, छोटे छोटे लोग। इन लोगों को 1,000 रुपया भी चाहिए अपने माल लाने के लिए, तो साहूकार के पास जाकर के बहुत ऊंचे ब्याज से पैसा लाना पड़ता है, और वो कमाई करता है, उससे आधे से ज्यादा पैसा वो साहूकार के जेब में चला जाता है, ब्याज में चला जाता है। ये गरीब आदमी, सामान्य व्यापारी, छोटा व्यापारी, उसको कभी 5,000 रुपया चाहिए, 10,000 रुपया चाहिए, तो उसके हाथ कुछ लगता नहीं है। और बैंक कभी इन लोगों की तरफ देखने को तैयार नहीं थी। बैंकों के सामने तो बड़े बड़े लोग आ जाए, उसी में उनका इंटरेस्ट था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऐसे लोगों को बैंक का लोन देने का काम चल रहा है, और इसकी विशेषता यह है कि आपको कोई गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। 50,000 रुपया तक आपको ये रुपये मिल सकते हैं, और आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। आप तो अपने आप को तो रोजगार देंगे, साथ में आप एक आध दो व्यक्तियों को रख लेंगे तो उनको भी रोजगार मिलता है। अब तक 60 लाख लोगों को इस प्रकार से पैसे दिए जा चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में। मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहता हूं कि आप बैंकों का संपर्क कीजिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को समझिए, योजना लेकर के जाइए, और आप भी अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। ये बैंक आपके लिए खड़ी हुई है। उसी प्रकार से हमने एक और योजना बनाई है नौजवानों के लिए, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। जिनके पास कोई न कोई टेक्नोलॉजी का स्वभाव है, नई नई चीजें करने का स्वभाव है, इनोवेशन करने का स्वभाव है, अगर वो इसमें कोई उत्पादन में जाना चाहता है तो सरकार उसको हर प्रकार से मदद करना चाहती है।
नौजवान आए मैदान में, अपनी बुद्धि प्रतिभा का उपयोग करें। सरकार उनको धन देना चाहती है और मैंने बैंकों को कहा है कि हर ब्रांच एक दलित या ट्राइबल और एक महिला, कम से कम 2 लोगों को स्टार्टअप के लिए लोन दें। वो मुद्रा योजना से अलग है, तो ये तो ज्यादा लगेगा, 10 लाख 20 लाख रुपया लगेगा। उसकी मैंने योजना बनाई है। मैं नौजवानों को आग्रह करता हूं कि सरकार की इस योजना का फायदा उठाइए। आप अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, विकास की नई ऊंचाइयां अपनी जिंदगी में पार कीजिए। आज दिल्ली में ऐसी सरकार है जो सिर्फ आपके लिए जीती है, आपके लिए कुछ करना चाहती है। आप आगे आइए, आप इसका भरपूर फायदा उठाइए। भाइयों बहनों, आज मुझे जम्मू कश्मीर में जो आप सब भाइयों बहनों ने प्यार दिया है, स्वागत सम्मान किया है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और हमारे नितिन जी देश को बड़ी तेज गति से दौड़ाने पर लगे हुए हैं। चारों तरफ रोड बनाने का काम चल रहा है। पहले मुझे बताते थे कि पहले एक दिन में 2 किलोमीटर होता था, और अभी आज का 18 है और मार्च तक 30 है। हमारे देश में हमारी सरकार बनने से पहले हिंदुस्तान का हिसाब लगाते थे तो एवरेज एक दिन में 2 किलोमीटर रोड बनता था। पूरे देश में कहीं जो भी बनता था उसका हिसाब लगाए तो एक दिन में 2 किलोमीटर। हमारे नितिन जी ने पिछले 17 महीने में मेहनत करके एक दिन में 18 किलोमीटर पर पहुंचाया है। काम कैसे होता है, कुछ लोगों को तो यही समझ नहीं है कि इसको काम कहा जाए या नहीं कहा जाए। उनको तो समझ ही नहीं आता है। अब मुझे बताइए, 15 अगस्त से 26 जनवरी के बीच में 10 करोड़ बैंक के खाते खुल जाए। जिस गरीब को कभी बैंक के दरवाजे पर जाने का सौभाग्य नहीं मिला था, इसको काम कहा जाए कि नहीं कहा जाए। हिंदुस्तान में 1 साल के भीतर भीतर सभी गर्ल चाइल्ड स्कूलों में टॉयलेट बनाने का काम पूरा हो जाए। 4 लाख से ज्यादा स्कूलों में टॉयलेट बन जाए। इसको काम कहा जाए कि नहीं कहा जाए। लेकिन जो आपको समझ आता है ना, उनको नहीं आता है। ऐसे तो मैं सैकड़ों चीजें आपको गिना सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।